नमस्कार। वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में है। कुछ प्रतिशत लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं, तो कुछ लोग अपने मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से इस महामारी को मात दे चुके हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का जो सेकेंड फेज़ चल रहा है अभी, उसमें ज़्यादातर लोगों को लंग्स और हार्ट की बीमारी ज़्यादा हो जा रही है, ज़्यादा परेशानी हो जा रही है, लोगों का ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम हो जा रहा है। तो आज हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इससे सावधानी, क्या सावधानी रख के अपने फेफड़े को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है वो इस महामारी को मात दे रहे हैं, तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या है इम्यून सिस्टम और किस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं। प्रीति जी, ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये हमारे शरीर का रोग से बचने के लिए जो क्षमता है उसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इसके लिए जो है सो बहुत सारे शरीर का जो है सो हिस्सा उसमें भाग लेता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे हम अपना ब्लड में देखें तो ब्लड में हमारा जो ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें कि वाइट ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, तो उसमें न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल होता है। ये जो है सो कोई भी अगर हमारे रक्त संचार में कोई भी कीटाणु या फिर बैक्टीरिया हो या वायरस जैसे प्रवेश करता है, ये जो है उस पर अटैक करके उसको जो है सो दूसरी जगह पहुंचने से रोकता है जी। तो ये एक प्रक्रिया है। और लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट वो क्या करता है, अगर शरीर में कोई भी कीटाणु प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह डिटेक्ट करता है और उसको निष्प्रभावित करने के लिए वो एक एंटीबॉडी पैदा करता है शरीर में। और ये एंटीबॉडी जो है आपके शरीर में जितना रहता है वो आपको उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस से बचाता है जी। तो ये एक इम्यून सिस्टम अपने बॉडी का जो है वो डेवलप होता है, जिसके कारण को आपको रोग होता है तो रोग ज़्यादा ये नहीं रहता, सीवियर नहीं होता है, या फिर आगे रोग होने की जो ये होती है संभावना रहती है वो भी कम हो जाती है जी। तो ये हमारा जो बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन है ये मिल करके एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, जिसके कारण जो है सो आप सारा मतलब बीमारी से आपका शरीर जो है सो बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम होता है जी। डॉक्टर साहब, जो अभी सेकेंड फेज़ चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को ये दिक्कत आ रही है, जैसे कोविड निमोनिया हो जा रहा है, कोविड टाइफाइड हो जा रहा है, फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो क्या लक्षण है इसका? ये जो कोविड है, ये कोविड-19 इसे कहा जाता है। कोविड-19 इसलिए कि दिसंबर 2019 में इसे पहली बार जो है सो चीन के वुहान शहर में देखा गया था। वहाँ से ये वैश्विक महामारी का रूप लेकर के पूरे दुनिया में काफ़ी फैल गया है। तो एक तो इसका जो लहर आया था वो पिछले साल था, और उस दौरान जो है पश्चिम के देश ज़्यादा प्रभावित हुए थे। हम जो है सो हम भी प्रभावित हुए थे, लेकिन कुछ हद तक जो है हम जितना हमारा अनुमान था उसके हिसाब से हम जो है सो काफ़ी सुरक्षित रहे। फिर एक दौर आया जिसमें कि सितंबर ऑनवर्ड्स ये लगा कि संख्या कम हो रही है, और उस समय एक और आशा की लहर थी कि अब उसके लिए तब तक वैज्ञानिकों ने वैक्सीन भी डेवलप कर लिया था। तो बहुत सारी कंपनियां वैक्सीन बनाती है और वो कुछ वैक्सीन प्रयोग में भी आ गए। तो दिसंबर से जो है सो वैक्सीन नियमित रूप से जो है सो भारत में भी शुरू हो गया था लगाना। लेकिन ये अभी फिर फरवरी के अंत में और मार्च में ये जो नया दौर आया है जी। तो इसका प्रमुख कारण ये था कि हो सकता है कि हम काफ़ी लापरवाह हो गए थे, या फिर हमने जो है जिस लेवल पे हमें इम्यूनाइज करके पूरे पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कंट्रोल में करना था वो हम नहीं कर पाए थे। तो लोगों को, जो आप जिस इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, लोगों को इम्यून नहीं बना पाए थे। तो इसके कारण जो सेकेंड लहर हुआ, और सेकेंड लहर में ये भी बताया गया कि ये कुछ मतलब वेरिएंट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट सीरोटाइप्स। तो पहले जो जिस तरह के वायरस थे उसका रूप थोड़ा बदल गया था। तो उसमें क्या होता है कि एंटीजेनिसिटी अगर डिफरेंट रहता है तो आप जो भी पहले आप अगर उसके कारण आपकी बॉडी में क्षमता आ भी गई है रोग से लड़ने की क्षमता,
वो नए वेरिएंट के कारण जो है सो आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो वो भी एक कारण था कि नए है जो नया वेरिएंट है। हाँ, नए वेरिएंट जो है वो डबल म्यूटेंट है, अब तो ट्रिपल म्यूटेंट की बात हो रहा है। तो ये जो है इसके कारण जो है सो ये कुछ ज़्यादा घातक रहा। और फिर काफ़ी कारणों से ये जिस तेज़ी से फैला, और ये भी कहा जाता है कि ये जो है नया वेरिएंट जो है ये बहुत जल्दी शरीर को प्रभावित कर लेता है। तो पहले क्या होती है प्रक्रिया, जैसे वायरस शरीर के अंदर जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इंटर करता है, तो ये पहले जाता है अपने के थ्रोट में, उसके बाद लंग में जाता है, फिर बॉडी में पूरा एक सूजन जैसी स्थिति पैदा करता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जिसको बोलते हैं। तो अब जो है सो ये वेरिएंट में ये कहा जाता है कि ये हो सकता है ज़्यादा समय ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पेंड नहीं करता है, ये लंग में जाके सीधा कॉलोनाइज कर देता है। इसके कारण जो है सो लंग का प्रभावित होना ये बहुत जल्दी ही देखा जाता है। और ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है लोगों हाँ, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने का ये है कि जो हम नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है अपने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, वो जो है वो क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि लंग जो है स्टिफ हो जाता है। लंग जो है लंग में एक सूजन जैसी स्थिति होती है, और जो सिक्रीशंस होते हैं जो आमतौर पे हम कफ करके निकाल देते हैं वो जमने लगता है। दूसरा ये है कि खून का प्रवाह जो छोटी छोटी नसों में होती है उसमें भी खून का थक्का बन जाता है, जिसके कारण जो है गैस का जो एक्सचेंज है वो प्रभावित हो जाता है। तो अगर हम जितना पहले जो मतलब सांस लेकर के जितना ऑक्सीजनेशन मेंटेन कर सकते थे वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सांस तो ले रहे हैं, वातावरण में भी ऑक्सीजन की मात्रा वही है, फिर भी जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। लंग्स डैमेज हो चुका है। हाँ, लंग डैमेज हो जाता है, गैस एक्सचेंज प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए जो है कुछ दवा का प्रयोग किया जाता है, और बाकी ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि आपको उस दौरान जो है जब तक लंग की सूजन जब तक सेटल नहीं होती है तब तक जो है आप उसको ऑक्सीजनेशन जो आपके शरीर में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए वो आप उसको मेंटेन कर सकें। तो ये जो है एक ऐसी चैलेंजिंग प्रोसेस हो जाती है। और जैसा आपने कहा था, ये फेफड़ा और हृदय दोनों को प्रभावित करता है। हृदय इसलिए भी प्रभावित होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो पूरे शरीर में होता है उसके कारण जो है सो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे नसों में खून का थक्का बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण कि खून का प्रवाह कई जगह रुक जाता है, जिसके कारण लोगों को हार्ट अटैक हो सकती है। या फिर डायरेक्ट टॉक्सिन जो इनका ये होता है इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट जो होता है उसके कारण जो है हृदय की मांसपेशी कमज़ोर हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी होती है, उसमें कंडक्शन ब्लॉकेज हो सकता है। आप ईसीजी देखेंगे तो उसमें हृदय की गति प्रभावित हो सकती है, या तो स्लो हो जाता है या हृदय की गति बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कई तरीके से ये हृदय को प्रभावित कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, पहले ये था कि जैसे कि वृद्ध जनों पर ज़्यादा अटैक कर रहा था, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो यंग जो पेशेंट है उनको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो ये इसका क्या कारण है? इसका देखिए मुख्य कारण तो ये है कि आप दो चीज़ जो है ये कोई भी बीमारी इस उदाहरण के तौर पे कोविड में लिया जाए तो एक तो होता है कि वायरल लोड, कि मतलब आपके पास मतलब आप जब इन्फेक्ट होते हैं तो कितने वायरस आपके शरीर में हैं। दूसरा जो है कि आपके शरीर के से लड़ने की क्षमता। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि नॉर्मली जो यंग पेशेंट्स हैं उसमें भी जो है सो किसी कारण से या तो उनके हैबिट्स अल्कोहलिक होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, या कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होता है, वो जो है कोमॉर्बिड कंडीशन जब ज़्यादा रहता है तो वो जल्दी प्रभावित होते हैं और उसमें बीमारी ज़्यादा सीवियर हो सकती है। सिमिलरली दूसरा एक ये है कि बहुत से लोगों को बहुत मामूली सर्दी खांसी होता है और वो ठीक भी हो जाता है। अगर वो जांच न कराएं तो उनको पता भी नहीं होगा कि उनको कोविड हुआ था। और कुछ लोग बिल्कुल ही उनको कोई पता नहीं चलता, लक्षण भी नहीं होता है, वो जांच भी नहीं कराते हैं। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव, अगर उनमें जांच कराया तो हो सकता है उनका कोविड जो है रिपोर्ट वो पॉजिटिव आए, लेकिन वो उनका शरीर प्रभावित नहीं होता है, तो वो एक सिर्फ कैरियर की तरह होते हैं। लेकिन वो उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनका इम्यूनिटी तो उनको प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर वो किसी लोगों के संपर्क में है वो और लोगों को फैला रहे हैं तो वहाँ तो और लोगों के संपर्क में है जिनके रोग से लड़ने की क्षमता कम है या इम्यूनिटी कम है, तो वो स्प्रेड कर सकते हैं और वो घर में ही स्प्रेड कर सकते हैं लोगों को। घर में आमतौर पे लोगों की ये धारणा रहती है कि सब तो घर के लोग हैं, मास्क का भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो अब तो ये कहा जाता है कि घर में भी आप मास्क का प्रयोग करें जी। और तो इसके लिए एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा जांच के लिए जी। ये जो जांच आमतौर पे होता है तो कुछ तो जांच करते हैं हम। पहले तो एक जांच होता है जिससे कि आपको पता चलता है ये कोरोना आपको है कि नहीं जी।
तो उसके लिए स्पेसिफिक जांच होता है, RT-PCR होता है, उसको एक DNA मतलब टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टेक्नोलॉजी, उससे जो है सो वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, 100% स्पेसिफिक है, सेंसिटिविटी 67% है। एक दूसरा टेस्ट होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाता है, वो 30 मिनट में आपको मिल जाता है, लेकिन वो एक स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है। हमेशा अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो संभावना है कि आपको बीमारी है। रैपिड एंटीजन नेगेटिव है लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि आपको बीमारी नहीं है, तो ये हमेशा रेकमेंड किया जाता है अगर रैपिड एंटीजन नेगेटिव भी है तब भी जो है सब RT-PCR करें, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। जी डॉक्टर साहब, एक कोविड प्रोफाइल टेस्ट भी हो रहा है, तो ये क्या है? नहीं, तो कोविड प्रोफाइल में तो यही मैं कहना चाह रहा था, एक तो डायग्नोसिस के लिए हुआ, एक जो है सो आप उसके कारण कितने प्रभावित हैं वो देखने के लिए जो है सो कोविड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। तो उससे जैसे मैंने बताया कि एक शरीर में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाती है, वो प्रक्रिया के कारण जो है सो बहुत सारे बॉडी में मार्कर्स होते हैं, बायोमार्कर्स, जिसको कि ब्लड में डिटेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप खून की जांच करें तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के लिए होता है, कुछ नॉन स्पेसिफिक है लेकिन फिर भी अगर वो बढ़ा हुआ है तो आपको एक बताता है कि आपका ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑनगोइंग है और सीवियर आपका बॉडी प्रभावित है। एक CRP टेस्ट होता है, ESR करते हैं। फिर इंटरल्यूकिन 6 वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये जो है सो इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स हैं जो कि बताता है कि आपके शरीर में जो है ये जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस ज़्यादा सीवियर है। डी डायमर एक टेस्ट होता है जिसके जरिए कह सकते हैं कि आपकी छोटे छोटे नसों में खून का जो थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है कि नहीं। अगर वो है तो उसके लिए आपको एंटीकोएगुलेंट लेना पड़ता है, खून पतला करने की दवा लेनी पड़ती है। और इसी तरह से फेरिटिन लेवल है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो ये दर्शाता है कि आपका जो शरीर के अंदर जो कोविड प्रोफाइल के जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है कितना सीवियर है। जी। तो एक तो मैंने बताया कि आप स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं आपको कोविड है कि नहीं है, उसके बाद देखते हैं उसके कारण शरीर कितना प्रभावित है। CT स्कैन, हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन, बहुत पैनिक है लोग इसको लेके, CT स्कैन को लेके। आज के हर कोई चला जा रहा है CT स्कैन कराने के लिए, जिसको जरूरत नहीं है वो भी चला जा रहा है। तो सिम्टम में अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, मतलब जैसे सांस लेने में आपको ज़्यादा सांस की रफ्तार ज़्यादा है या फिर सांस लेने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ा या सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, तो आपको HRCT करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एक स्कोरिंग सिस्टम होती है जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि फेफड़े का कितना हिस्सा प्रभावित है। तो वो तो एक डायग्नोसिस में कोलैबोरेटिव फाइंडिंग है कि आपको कोविड पॉजिटिव है, आपको जो है सो लंग प्रभावित है, CT स्कैन कराना है आपको। और उसके हिसाब से आपको जो दवा का जो कॉम्बिनेशन क्या दिया जाएगा, जैसे स्टेरॉयड देते हैं और बाकी एंटीवायरल दवा दी जाती है और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, उसमें आप प्रोग्नोस्टिकेट भी कर सकते हैं कि क्या संभावना है कि ये बीमारी मतलब आपके लिए सीवियर है और ये बीमारी आपको मतलब जैसे रिस्क प्रोफाइलिंग होती है तो उस हिसाब से आप क्या करते हैं, मरीज को उसी तरह से ट्रियाज करते हैं। जैसे हमारे पास जब आता है कोई कोविड का पेशेंट तो हम समझते हैं कि इसको हम होम आइसोलेशन पे मेंटेन कर सकते हैं। किसी को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई है तो उनके लिए उतना काफ़ी है। एंड कुछ पेशेंट जो सीवियर हैं, जो कि मतलब खुद ऑक्सीजनेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जो है ICU की व्यवस्था होनी चाहिए जी। तो इस तरह से रिस्क प्रोफाइलिंग में हेल्प करता है और प्रोग्नोस्टिकेट भी करता है, आपको हेल्प करता है कि बाद में आप CT स्कैन करके ये भी देख सकते हैं कि कितना आपका इम्प्रूवमेंट हुआ, डैमेज हुआ है कि नहीं, और अगर बीमारी बढ़ा है या फिर बीमारी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, कितना सहायक है इस महामारी को रोकने के लिए? अभी तक देखिए, जहाँ तक आपको जानकारी है तो कोई भी दवा एक आइसोलेशन में काम नहीं करता है जी। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी दवा नहीं जिसके कारण आप कह सकते हैं कि कोरोना ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है, प्रिवेंट करने के लिए या स्प्रेड से रोकने के लिए या चेन को ब्रेक करने के लिए आपके पास जो 3 है साधन वो पहले से ही उपलब्ध हैं, जो कि मास्क का प्रयोग करना, फिर सोशल डिस्टेंसिंग करना, अपना सैनिटाइजेशन करना, ताकि जो है वो आप कैरियर मतलब कहीं स्प्रेड नहीं कर सकते बीमारी को। तो एक तो ये चेन को ब्रेक करने की प्रक्रिया होती है। अब जहाँ तक आपने ये कहा कि रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए, तो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे एल्डरली लोग हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको जो है पहले से हम एक कंट्रोल तरीके से उनको बॉडी में हम एंटीबॉडी पैदा करें, तो उसके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वैक्सीनेशन जो है काफ़ी कम समय में जो है वैक्सीन जो है सो तैयार हुआ और उसका प्रयोग भी आरंभ हो चुका है। और जितना कई कंपनियां बनाती हैं वैक्सीन, सभी वैक्सीन जो है सो सेफ़ हैं। और वैक्सीन के बारे में जो है सो तरह तरह के लोग जो है सो भ्रांति फैला रहे थे, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है।
दूसरी बात यह है कि वैक्सीन जो है एक जितने अभी तक जितना वेरिएंट्स अवेलेबल है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है जी। वैक्सीन के बाद ये देखा गया 2 डोज में दिया जाता है कि फर्स्ट डोज के बाद आपका एंटीबॉडी डेवलप होता है, उसको बूस्ट करने के लिए फिर जो है सो आप देते हैं सेकंड डोज, यूजुअली वही 28 डेज के बाद, पहले 28 डेज था, अभी बढ़ा दिया गया उसको जो है सो 6 वीक्स से 8 वीक्स तक भी कर दिया गया, उस दौरान भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है एंटीबॉडी लेवल एडिक्वेट रहती है ताकि जो है आपको बीमारी होने से रोकता है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए जो भ्रम है कि नहीं लगाएंगे या लगाएंगे, इस भ्रम से बचना चाहिए, वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए ताकि आपकी इस रोग से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाए। और डॉक्टर साहब जैसा कि आपने भी कहा कि मास्क हमेशा लगा के रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, जहाँ जगह मिले आप साबुन से भी हाथ अपने आप धो सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें तो हम इस महामारी से बहुत हद तक लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।